हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। एंड सबसे पहले तो काफ़ी लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाया कोई पर्सनल रीजंस की वजह से, तो आई एम वेरी सॉरी। बट आई होप आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई हो और आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी कर रहे हो और जेई जो है उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के लिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, बट चलो एनीवेज हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे और अपनी इस तैयारी को ट्रैक पे लाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था हमारा वो हमारे कैलकुलस सीरीज का स्टार्ट किया था हमने, तो हमने फंक्शन से स्टार्ट किया था, अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, बिकॉज ये तीनों टॉपिक क्या है, कंबाइन करके सवाल आता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका सवाल खाली लिमिट से आया है ना, मिक्स करके सवाल आते हैं आजकल ज़्यादातर। तो तीनों टॉपिक के हम लोग वो मिक्स करके जो अच्छे सवाल होते हैं, कैसे कुछ दो चार बेसिक ट्रिक्स होते हैं और दो चार बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं, तो उन्हीं को हम लोग गो थ्रू करते हैं ताकि बहुत ईजिली आप, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, है ना। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक कंपैरेटिवली जेई के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और वापस से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको ट्रैक पे लाते हैं। ठीक है, चलिए कम ऑन गाइस, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले कुछ एक दो एकदम बेसिक से सवाल दिखा देता हूं आपको, जो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आते हैं। ठीक है, और उसका टेक्निक देख लेते हैं कि कैसे बहुत जल्दी से हम लोग इसको कर सकते हैं ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है एकदम। तो पहला देखिए, आपको लिखा फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कुछ फंक्शन दिया पावर में 1/x²। सबसे पहला काम होता है लिमिट का कि आपको ये खोजना है कि लिमिट किसका, ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं x को 0 डालूं तो ये दिख रहा है 2/2 क्या हो गया 1, और पावर में क्या है 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो मतलब कौन सा फॉर्म है ये, 1 की पावर इंफिनिटी। और 1 की पावर इंफिनिटी जो है बहुत ही पसंदीदा फॉर्म है ये, है ना, आपका जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी, दोनों में बहुत ही पसंदीदा फॉर्म है। इसका पहले आपको साइड में दिखा देता हूं कि कभी भी fx की पावर gx ऐसा हो, अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख लीजिए, शॉर्टकट है सीधा, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, e की पावर ये नीचे आएगा इंटू fx माइनस 1। जैसे यहाँ e की पावर ये नीचे आ गया और इसका -1 करोगे। अब जब इसका -1 करोगे तो यहां दिख रहा है -7x² और -2 आएगा, तो +2 -2 तो कैंसिल, 3x² और -7x² हो जाएगा -4x²। और यहाँ पे ये x² था और एलसीएम लोगे तो 7x² + 2, ये x² कैंसिल होके ऐसा कुछ आ गया। अब x को आप 0 डालोगे तो अब ये क्या आपका इंडेफिनिट फॉर्म नहीं है, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 डालते तो क्या आ गया -4/2 मतलब -2, तो e की पावर -2। दिख रहा है ना, बहुत ही आसान है, बस यही है, आपको फॉर्म देखना है कि कौन सा फॉर्म है। तो सबसे पहले पता करो कौन सा फॉर्म है, ये 1 की पावर इंफिनिटी है, 0/0 है, कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो 1 की पावर इंफिनिटी के लिए ये यूज करते हैं। क्लियर एकदम बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक ये वाला बहुत ही कॉमन है, ठीक है, और ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों। एकदम सिंपल सा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इज a, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x। अब ये देखिए, अगर मैं x टेंडिंग टू 0 करता हूं तो 4/x किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। ये सुनो, अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो मुझे निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो क्या लिखूंगा मैं 3, क्यों, नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अब 4/x इंफिनिटी है, मतलब मान लो आपका बहुत बड़ा वैल्यू है 99999.9 ऐसा कुछ है, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं हटा भी दूं तो आपको वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये ध्यान में रखना कि जब भी आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, या बेसिकली ऐसा कुछ फॉर्म है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल रहे हो किसका, इंफिनिटी का, इंफिनिटी जैसा कोई चीज है लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा डायरेक्ट लिख सकते हो 4/x, क्योंकि मैं इसमें लिखूंगा 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x जो कितना होगा 0 और 1 के बीच होगा, और ये इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली उसको मैं क्या कर सकता हूं, इग्नोर, तो 4/x। अगर इसको मैं 4/x लिख दूं तो ये कैंसिल होकर सीधा क्या आ गया, 4 आ गया, तो a कितना आ गया, सीधा 4, काम खत्म आपका। समझ आ रहा है एकदम क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे एक और बहुत ही अच्छा चीज आता है, ये भी अच्छे से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x² sin πx पूछा है, डिसकंटिन्यूअस कहां है। अब पहला चीज मान लो sin πx नहीं है, एक बार भूल जाओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है डिसकंटिन्यूअस कहां होता है, जहां पे इंटीजर हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे इंटीजर हो। क्या इंटीजर हो, लेकिन अंदर वाला क्वांटिटी, ध्यान में रखिएगा, अच्छे से गौर से देखिए, x² जहां इंटीजर है, x नहीं है अंदर क्या है, x², जहां x² इंटीजर है। तो पहले खाली इसको अगर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² डिसकंटिन्यूअस कहां होगा, √2, √3, √4, √5, √6, √7, हर जगह।
1 2 3 4 5 नहीं, √2 √3 √4 √5, क्योंकि √3 पे स्क्वायर करोगे तो 3 बन गया है, √5 पे स्क्वायर करोगे तो 5 बन गया है। समझ आ रहा है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? सारे रूट वाली वैल्यूज पे, √2 √3 √4 √5 सब पे होगा। ठीक है, लेकिन बगल में लिखा है sin पाई एक्स, तो जब भी ऐसे दो मल्टीप्लाई करके फंक्शन आ जाए जहां पे sin पाई एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, तो इसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट पे बगल वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बगल वाला फंक्शन जीरो होगा तो सोचिए क्या होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जैसे √3 पे अगर देखोगे तो लेफ्ट में क्या होगा? 3 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, राइट में क्या होगा? 3 प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, तो दो अलग अलग वैल्यू है, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो क्या वो डिसकंटिन्यूटी रहा? नहीं रहा। तो अच्छे से नोट करके रख लीजिए अपने दिमाग में, कहीं नोटबुक में भी नोट करना तो अच्छे से नोट कर लीजिए कि कहीं भी आपका दो फंक्शन हो ऐसे मल्टीप्लाई में, दूसरे फंक्शन का यही काम है, बस आपको ये खोजना है कि यहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी है वहां ये फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कब होता है? साइन आपको पता है जीरो कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। इसका मतलब ये जब मैं √2 √3 √4 लिखूंगा तो √4 तो क्या हो गया? √4 क्या हो गया है? 2। जैसे ही मैं यहां 2 डाल दूं sin 2 पाई 0, तो √4 पे जो डिसकंटिन्यूटी था वो अब नहीं रहा है। दैट मीन्स आपका डिसकंटिन्यूअस होगा √2 पे, √3 पे, लेकिन √4 पे नहीं होगा। √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा, लेकिन √9 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 3 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन अगर देखें, इसमें 4 डालूं तो ये √4 + 1 √5 हो गया, √4 + 21 √25 दैट इज 5, ये √4 मतलब 2, √4 + 5 तो √9 = 3। तो यहाँ पे ये जो 5, 2 और 3 आ गए, ये तो इंटीजर आ गए हैं, तो इन इंटीग्रल वैल्यू पे साइन क्या हो जाएगा? 0, तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे √5 पे साइन 0 नहीं हो रहा, तो ये डिसकंटिन्यूअस रह जाएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा √5। देख रहे हैं, दो चीजें अच्छे से मिक्स करके पूछ लिया है। क्लियर है एकदम? अच्छे से समझिएगा एकदम। ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये भी देखिए आपका एक यहाँ पे रोल्स थ्योरम वगैरह ऐसे करके 2-3 थ्योरम आते हैं, तो उन्हीं में से एक का एप्लीकेशन है। एक आता है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और उसी का शॉर्टकट एक आता है रोल्स थ्योरम। तो ये LMVT का आपका एप्लीकेशन है। कब लगाना है देख लीजिए सवाल। fx इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंगिंग टू -7 to 0 एंड f' लेस देन इक्वल टू 2। जब भी देखो ऐसा दिया है कुछ, f' लेस देन इक्वल टू 2 और कुछ एक वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी एक, f of -7 -3, या तो यहाँ -7 होगा या 0, दोनों मतलब बाउंड्री में से एक वैल्यू दिया रहेगा आपको। फाइंड रेंज, और दूसरे का कुछ रेंज पूछेगा, मतलब क्या पॉसिबल वैल्यू है वैसा करके कुछ पूछेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जब भी आ जाए सीधा LMVT से स्टार्ट करो। LMVT क्या होता है? f' इक्वल टू fb - fa अपॉन b - a, और यहाँ पे आपको दे रखा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, कब लगाओगे? जब ऐसे f' का कुछ ऐसे दिया लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू बाउंड्री वैल्यूज में से कोई वैल्यूज दे रखा है, तब लगाएंगे ये रूल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक तो -7 पता ही है, क्या निकालना? -1 और 0। तो एक बार a की जगह तो -7 रखो, b की जगह एक बार मैंने -1 ले लिया लेट से। तो यहाँ क्या लिखूंगा? f of -1 माइनस f of -7 -1 माइनस -7 लेस देन इक्वल टू 2। f of -7 कितना है देख लीजिए? -3, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? +3। ये -1 और +10 मिलके 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, तो ये यहाँ चला जाएगा तो 9। तो दैट मीन्स f -1 क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। दिख रहा है सभी को? क्लियर है एकदम? ओके, और फिर नेक्स्ट सिमिलरली आएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट में क्या करोगे? a की जगह -7 वापस से, और b की जगह 0, है ना, वो बस लिख देता हूं मैं, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। a की जगह -7 और b की जगह 0, ये दो वैल्यू अगर डालोगे तो यहाँ पे दिख रहा आपको ये 0 हो जाएगा, -7 सेम रखे। हाँ, यहाँ 0 और -7, तो यहाँ दिख रहा है नीचे क्या बन जाएगा? 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 होगा, और यहाँ पे वही सेम 3 है तो ये 11 हो जाएगा। जो 9 था 11 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। ये रहा, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा तो लेस देन इक्वल टू 20। दोनों सेम साइड में इनइक्वालिटी है तो ऐड कर सकते हैं। आपको बोला इनइक्वालिटीज को पता होना चाहिए, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनइक्वालिटीज को ऐड किया जा सकता है अगर डायरेक्शन सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20, मतलब आपका रेंज हो गया -∞ से 20। समझ आ गया? एकदम बेसिक। बिकॉज रोल्स थ्योरम या लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें से किसी एक का कोई ना कोई स्लॉट में एक आधा क्वेश्चन आता ही है फॉर श्योर, है ना। जनवरी के मेंस में भी आया था, आपके 2 सवाल आए थे, एक स्लॉट में रोल्स थ्योरम का आया था, एक स्लॉट में इस पे आया था LMVT पे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कब लगाना होता है। एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बच्चों वाला चीज है, फ्री का नंबर है एकदम। ओके, चलिए बच्चों 2 सवाल इसके और देख लेते हैं। ये भी आपके 2019-20 में आए हुए सवाल है।
आपको देख के पता चल जाएगा कि बहुत ही बेसिक से सवाल आते हैं लिमिट्स में, है ना, पर्टिकुलरली लिमिट्स वाले पार्ट से बहुत ही ईजी से सवाल आते हैं, एकदम बेसिक से। जैसे यहाँ कुछ दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 - 1 x - 1, और यहाँ कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। अब अगर देखो तो आपको दिख ही रहा है 0/0 फॉर्म है दोनों ही। अब आपको पता है अगर x - 1 ऐसा है, 0/0 अगर फॉर्म है, तो ऑब्वियस सा बात है 0/0 फॉर्म है, तो जब x - 1 यहाँ है तो ऊपर भी कोई x - 1 का फैक्टर होगा, तभी तो x = 1 पे वो 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 उसका रूट होगा। तो सबसे पहला चीज जो करना चाहिए, अगर ब्रेक करना पॉसिबल है तो उसको ब्रेक करो, फैक्टराइज करो। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे सीधा डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो, वो भी चलेगा आपका, ठीक है। तो बट पहले देखो अगर ब्रेक होता, तो यहां तो दिख रहा है मुझे ब्रेक हो रहा है, a² - b² तो x² - 1 और x² + 1, इधर a² - b² तो x - k और x + k, इधर a³ - b³ को a - b a² + ab + b², फिर यहाँ ये जो x² - 1 इसको फिर x - 1 और x + 1 ऐसे ब्रेक कर दिए। तो अब इससे ब्रेक करने से क्या होगा कि आपका ये जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल, इधर भी ये कॉमन फैक्टर कैंसिल, एक बार कैंसिल हो गया तो जो बचा है वो आपका 0/0 फॉर्म नहीं होगा, तो एक फिक्स आंसर होगा, तो खत्म बस सवाल वहीं पे। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे बस ये वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 1 तो ये हो गया 2, यहाँ 1 तो ये भी 2, तो 2 × 2 मिलके 4। यहाँ अगर मैं k डाल दूँ तो k² तो कितना k² हो गया 3k², इधर x की जगह k डाल दूँ तो 2k, तो 2k, एक k कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। दिख रहा है ना, बहुत ही ईजी सा सवाल है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है वो भी, तो वो भी लगा सकते हो, बट जहां पे आपको फैक्टराइज करते हुए दिख रहा है वहां ये कर लो, ज्यादा फास्ट है, कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइज करना है, खत्म, ठीक है। हाँ कुछ ना समझ आए, कुछ नहीं दिख रहा हो तो एल हॉस्पिटल लगाओ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके वापस से चेक करो, तो बिकॉज छोड़ना नहीं है, लिमिट का सवाल छोड़ना नहीं है। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट सिमिलर इसी लाइंस पे एक और क्वेश्चन आपको है, इसी टाइप का है ना। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं दिखा देता हूं आपको। 3 की पावर x + 3 की पावर x - 1 - 12 ऐसा कुछ लिखा है, x टेंडिंग टू 2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये 3 की पावर x - 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर -1 मतलब 1/3 बाहर आएगा ऐसा, ठीक है। और इधर ये नीचे में 3 की पावर -x माइनस में है ना, तो इससे 3 की पावर x नीचे आएगा, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर -x कॉमन ले लिया, तो नीचे अगर 3 की पावर -x कॉमन लूंगा तो ऊपर चला जाएगा 3 की पावर x, तो ऊपर डाल दिया। अब ये आपका बचेगा खाली 3, और इधर 3 की पावर -x कॉमन लूंगा तो 3 की पावर x/2 बचेगा, तो ऐसा कुछ बचा है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 में आपको दिख रहा है 3 - 3 0 हो गया, तो अगर इधर 3 की पावर x/2 - 3 आ रहा है तो ऊपर भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए, तो वो देखते हैं। यहाँ दिख रहा है क्या हो गया, 3 की पावर x + 3 की पावर x/3, तो क्या हो गया 1 + 1/3 मतलब 4/3 हो गया। 3 की पावर x को अगर कुछ p मान ले तो लिखा p + p/3, तो 4/3 आ गया, तो 4/3 3 की पावर x, 4/3 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस क्या होगा 12 जो है 9 हो जाएगा, दिख रहा है ना आपका, 3 × 3 9, 4 × 3 12, तो ये 9 हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है ये आपको दिख रहा होगा, क्या लिख सकता हूँ a² - b², तो फैक्टर हो गया ना। तो आप चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट फैक्टराइज कर और बढ़िया है, तो ये फैक्टराइज कैंसिल। अब जो बचा वो आपका आंसर है, क्या डालना है x की जगह 2, यहाँ 2 डालूंगा तो 3 की पावर 2/2 मतलब 3 की पावर 1, तो ये 3 + 3 6, इधर ये कैंसिल हो गया 3, इधर ये 4, तो 4 × 3 12, 12 × 6 72। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, नेगेटिव पावर जो है उनको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि सवाल आपका इजी हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये कॉमन ले लिया 3 की पावर -x, ताकि सवाल थोड़ा कॉमन हो जाए। और एक चीज अच्छे से समझ लेना, 3 की पावर x यहाँ बगल में पड़ा है, x को 2 डालू तो ये कितना 9, तो ये 9 आप सीधा बाहर निकाल सकते हो। लिमिट में कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बीच में नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और उसका लिमिट आपका नॉन जीरो आ गया है, ठीक है, तो उसको अलग से आप निकाल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर दोनों सवाल, ओके। चलिए बच्चों, अब ये देखिए, एक ऐसा सवाल आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई ऐसा f(x) फंक्शन देता है, आपको बोल देता है वो फंक्शन कंटिन्यूस है, फिर उसको कोई 2-3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, जैसे ये कि x 0 पे b है, x <0 है तो ऐसा कुछ है, और x <0 है तो ऐसा कुछ है, 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, और फिर आपको बोल दिया कि अगर ये कंटिन्यूस है तो इनमें जो वेरिएबल्स बचे उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पहले इनमें देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि इसका लिमिट आ गया तो आपको b मिल गया और यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा क्या करना है। तो पहले इसका लिमिट निकालते हैं। तो इसमें आपको देखो नीचे x की पावर 4/3, ऊपर ही x की पावर 1/3 दिख रहा है, और यहाँ भी देखो 1/3 दिख रहा है, तो मैं x यहाँ पे दिख रहा है ना कॉमन ला सकता हूँ। तो एक काम करते पहले x कॉमन ले लेते, तो x अगर कॉमन ले लूँ तो x की पावर 1/3 कॉमन आ गया,
तो एक्स की पावर 1/3 कॉमन ले लिया पूरा, और अंदर क्या बचेगा 1 + 3x। यहाँ से x निकाला है तब बाहर x की पावर 1/3 आया, तो अंदर में 1 + 3x, पावर में 1/3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे जो x की पावर 4/3 उसको मैंने ब्रेक कर दिया x × x की पावर 1/3, ताकि ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो बचा है इसमें आपका फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो आपको बोला था क्या लगा सकते हो, सबसे जो पावरफुल रूल है, सबसे जो बढ़िया रूल है एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या बोलता है वो ये बोलता है कि ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, f(x/gx) का लिमिट अगर 0/0 है तो f(x/g) भी सेम आंसर देगा। तो ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट किया तो 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 नीचे आएगा, 1 + 3x की पावर -2/3 इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब ये लिमिट का फॉर्म नहीं है, अब डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, तो x की जगह 0 डाल दिए, तो 0 डालने पे तो 1 है, ये 1/3 है, ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो अगर ये 1 आ गया, इसका लिमिट अगर 1 है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस में आपको पता है क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर 1 आ गया इसका लिमिट मेरा 1 आया, तो b का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो b तो आ गया, और इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 1, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। तो यहाँ ऐसा कुछ है, इसको ब्रेक कर देता हूं मैं, ऐसा कुछ। अब मुझे पता है sin x/x क्या होता है, 1 होता है अगर x टेंडिंग टू 0 है, तो ये तो 1 है। अब यहाँ sin x/x नहीं है, यहाँ देखो a + 2 है, तो मैंने अलग से a + 2 मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर। अब ये जो बन गया है ये आपका 1 है, समझ आ रहा है। कभी मान लो sin 3x लिखा है, तो नीचे अगर x है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो सिमिलरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे a + 2 बचा, ये 1 हो गया, तो a + 2 + 1 मतलब a + 3। अब ये भी जो a + 3 है किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो अगर ये 1 के बराबर है तो ये की जगह कितना आएगा, -2 में 3 ऐड करोगे तभी 1 आना है। तो दैट मीन्स आपका ये जो a और b का वैल्यू निकालना है, हमें बोला है यहाँ पे a का वैल्यू आ गया -2 और b का वैल्यू आ गया 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑर्डर्ड पेयर पूछेगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया -2, 1। समझ आ रहा है। इस टाइप के सवाल बिल्कुल नहीं छोड़ने। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज 100% स्कोरिंग, ठीक है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है एकदम। ये नंबर तो हमें कैप्चर करने ही है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। चलिए गाइस, ये अच्छे से देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लीजिए चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, मॉडुलस के बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, जो भी मॉडुलस फंक्शन होता है, आपको पता ही है मॉडुलस का जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है ऐसा कुछ होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये शार्प पॉइंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो मॉडुलस का जब भी फंक्शन आए तो जहाँ पे मॉडुलस 0 होता है, जिस वैल्यू पे मॉडुलस का वैल्यू 0 होता है, वो हमेशा आपको क्या देगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ जैसे दिया ये कुछ बड़ा सा इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब भी ये मॉडुलस के अंदर मॉडुलस दे दे, एक एक करके प्रोसीड करना है। एक तरीका आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इफ यू आर गुड विथ इट, ठीक है, ग्राफ बनाओ, देख लो, काम खत्म। दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो है mod x - 3, पहले अंदर से स्टार्ट करो। mod x - 3 को 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3, मतलब एक तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होगा, 3 पे। नेक्स्ट ये पूरा अंदर वाला चीज मोड के अंदर है, तो इसको 0 करो, तो ये 0 कब होगा, जब mod x - 3 क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो mod x - 3 2। तो यहाँ दिख रहा है दो मॉडुलस है, पहले अंदर वाले मॉडुलस को 0 किया, रूट निकाला, फिर ये बाहर वाले मॉडुलस को 0 किया। तो mod x - 3 2 तब होगा जब x -3 + -2 हो, तो उससे सॉल्व करोगे तो 1 और 5 आएगा। इसका मतलब 3 वैल्यू मिला आपको, 1 3 और 5, ठीक है। आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हो, वहां पे भी यही 3 वैल्यू आएगी, 1 3 और 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि नॉन डिफरेंशिएबल इन x बिलोंगिंग टू s, मतलब s एक सेट है, ठीक है, s एक सेट है जिसमें यहाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको मिल गया वो 3 पॉइंट क्या, 1 3 5। इसका मतलब जो s सेट है उसमें 3 एलिमेंट क्या होगा, 1 3 और 5। अब सवाल को थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, सिग्मा x बिलोंगिंग टू s f ऑफ fx। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा लेना है हर इनपुट का, जहां पे x s मतलब क्या, 1 3 5। तो मतलब f ऑफ f1, फिर करोगे f ऑफ f3, फिर करोगे f ऑफ f5, और फिर तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो f ऑफ f1 निकालने के लिए पहले मैंने f1 निकाला, f1 यहाँ पे डालोगे तो 0 आएगा, f5 यहाँ डालोगे तो 0 आएगा, f3 अगर डाला तो ये 0 हो गया, 2 - 0 तो 2 हो गया, तो f0 2 आएगा, ठीक है। तो f1 0 आएगा, f5 0 आएगा, f3 2 आएगा। फिर f ऑफ f1 निकालना, देख लो यहाँ f ऑफ fx है, मतलब f ऑफ f1 निकालना है। तो f ऑफ f1 का मतलब f1 तो 0 है, तो बेसिकली f0 हो गया। f ऑफ f5 भी 0 है, मतलब ये भी f0 ही हो गया। f ऑफ f3 2 है, इसका मतलब ये f ऑफ 2 हो गया। तो अब आपको f ऑफ 0 निकालना है। यहाँ 0 डालूंगा तो ये क्या आएगा, -3, मॉडुलस लगाऊंगा तो 3, 2 - 3 -1, -1 का मॉडुलस 1 आ गया। तो ये 1 आया तो नीचे वाला भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट फिर 2,
एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू के लिए 2 - 3 इज -1, मॉडुलस लगाऊंगा तो 1, फिर 2 - 1 का मॉडुलस 1, तो 1। अब इनको ऐड करना है तो ऑब्वियसली 3। समझ आ गया ना, क्लियर है एकदम, ओके देख लो अच्छे से, ठीक है। तो हमेशा शार्प पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बेसिकली जहां पे रूट्स आए, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा एकदम बढ़िया सा सवाल, ग्राफ के ऊपर एप्लीकेशन है। एक तरीका इसको ब्रेक करके करने का भी होता है, ठीक है, तो किसी को अगर बड़े मेहनत करने का मन हो तो कीजिए वैसे, ठीक है, बट मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ की अगर प्रैक्टिस हो जाए एक बार तो इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ग्राफ बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में ग्राफ का दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा दिया रहता है, मैक्सिमम ऑफ 2 या 3 फंक्शंस या मिनिमम ऑफ 2 या 3 फंक्शंस, ठीक है, और ये दिया mod x अगर 2 से छोटा है, तो mod x 2 से छोटा है मतलब x - 2 और 2 के बीच, समझ आ गया ना, x - 2 और 2 के बीच, और mod x 2 और 4 के बीच मतलब x या तो 2 और 4 के बीच होगा या -4 और -2 के बीच होगा। आपको -4 और 4 के बीच में ही बनाना है। पूछा फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ में जब भी शार्प पॉइंट आए, बिकॉज mod दिया है ना, तो ऑब्वियसली हर जगह क्या आएगा, शार्प पॉइंट आएगा, ठीक है, तो हमें वही देखना है कि शार्प पॉइंट कहाँ आएगा और ट्रांजिशन कहाँ पे आएगा। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ है mod x <= 2, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला ग्राफ आपका है mod x और x स्क्वायर का, तो मैं दोनों ग्राफ बना देता हूँ। mod x का ग्राफ सबको पता ही ऐसा होता है, अच्छे से देख लीजिए, ये mod x का ग्राफ है, और x स्क्वायर का ग्राफ इंक्रीजिंग ऐसा होगा। लेकिन आपको पता है अगर x 0 और 1 के बीच है तो आपका जो स्क्वायर करोगे तो वैल्यू छोटा होगा, इसीलिए दिख रहा है 0 और 1 के बीच में x स्क्वायर नीचे है और mod x ऊपर है, और 1 जैसे ही क्रॉस करोगे तो x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और mod x नीचे हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, एकदम चमक रहा है ना एकदम दिमाग में। तो अब यहां पे आपको खाली कहां तक लेना है, -2 से 2 तक। तो अब मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ ऊपर है, मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ ऊपर है, तो यहां दिख रहा है 0 से 1 में कौन ऊपर होगा, mod x, और 1 से लेके 2 में कौन ऊपर होगा, x स्क्वायर। तो 0 से 1 में देखिए ये रेड वाला लाइन mod x ये डाल दिया मैंने, और 1 से लेके 2 में जो ब्लैक वाला है x स्क्वायर ये डाल दिया मैंने। सिमिलरली सेम चीज यहां होगी, क्योंकि आपका सिमेट्रिक ग्राफ होता है mod x का भी और x स्क्वायर का भी, तो सेम यहां पे ऐसा आ गया। तो ये 0 से 1, ये 1 से 2, ये 0 से -1 और -1 से -2। समझ आ रहा है एकदम, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आराम से, ठीक है। मैक्सिमम बोलने से, मिनिमम बोलता तो क्या होता, नीचे वाला लेता, तो उसमें क्या होता, पहले x स्क्वायर लेता बाद में ये लेता, तो वो ग्राफ ऐसा पहले x स्क्वायर बाद में mod x, अकॉर्डिंगली जो भी पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको बोला है जब mod x 2 और 4 के बीच है तो 8 - 2 mod x लेना है। तो पहले ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। mod x का ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है, तो अगर मैं माइनस लगा दूं mod x के आगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, -2 mod x का, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं mod x का। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 8 प्लस कर दिया है, प्लस कर दिया मतलब ग्राफ को ऊपर ले गया हूं, ऐसे पकड़ के इसको ऊपर ले गया, कितना ऊपर ले गया, 8 पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 8 होगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका 8। अब लेकिन आपको जो ग्राफ चाहिए वो खाली कहां से कहां चाहिए, 2 से 4। तो 2 पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, होगा 2 पे, और जब 4 डालूं तो ये कितना हो रहा है, 0। जो ग्राफ राइट में वही ग्राफ लेफ्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो दैट मीन्स आपका जो पार्ट लेना वो ये वाला पार्ट लेना है, 2 से 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या है देखिए 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे ये भी वैल्यू क्या है, 4, तो ऑब्वियसली ग्राफ जो है वो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है। हो सकता है इसी सवाल में पूछ ले कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 4, 0 सेम यहाँ। तो अब ये आपका पूरा ग्राफ आ गया। अब जहाँ जहाँ आपका फंक्शन चेंज होगा वहाँ वहाँ आपका ब्रेकेज पॉइंट आएगा, वहाँ वहाँ आपका कंटिन्यूटी तो रहेगा लेकिन स्लोप बदलते रहेगा, क्योंकि x का स्लोप 1 होता है, x स्क्वायर का स्लोप 2x होता है ना, स्लोप बदलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक तो ये शार्प पॉइंट है, एक यहाँ पे, जहाँ पे शार्प पॉइंट मतलब बेसिकली 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे एक, यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 5। क्या क्या, -2, -1, 0, 1 और 2। इसमें आपको या तो पूछ लेगा कि पॉइंट्स कितने हैं नंबर, तो 5 होंगे, और अगर क्या पूछेगा तो ये 5 वैल्यूज हो गए। समझ आ गया एकदम अच्छे से, क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए ग्राफ का, प्लस माइनस करना, मोड लगाना है ना, स्क्वायर करना है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सीख लो तो बस काम खत्म फिर। क्लियर एकदम बच्चों, ओके, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये ऑलरेडी आपको कुछ कुछ सवाल करा दिए उसी टाइप के हैं, तो ये सवाल आप खुद से देखने का ट्राई कीजिए। आपको कुछ ऐसा दिया है, f(x = 15 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 10, ठीक है। फिर आपको बोला है gx जो है वो f(f(x) है,
तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो जब एफ ऑफ एफ एक्स लोगे तो दिख रहा है मॉडुलस में एक और डबल मॉडुलस आएगा, डबल मॉडुलस का भी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो उसी तरह का पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है, 15 माइनस जो ये एक्स है, इस एक्स की जगह ये पूरा चीज डालना है। तो 15 माइनस यहाँ पे जो एक्स आएगा ये एक्स है, समझ रहे हो। इसकी जगह फिर से क्या डालूंगा, 15 माइनस मोड एक्स माइनस 10, और ये माइनस 10 ऐसे का ऐसे, समझ आ गया। ये जो एक्स है इसकी जगह ये पूरा डाल दिया। अब 15 माइनस 10 5 होगा, तो ऐसा कुछ आ गया। अब आपको डबल मॉडुलस का सवाल आपको बताया था क्या करना होता है, एक बार अंदर वाला चीज को जीरो करो, तो वो जीरो करूंगा तो 10, और एक बार ये पूरा जीरो, मतलब x माइनस 10 इक्वल टू 5, तो x माइनस 10 प्लस माइनस 5 होगा, मॉडुलस है ना, तो यहाँ पे 5 और 15, तो दैट मीन्स 3 वैल्यू आ गई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। एकदम लल्लू सा सवाल दिख रहा होगा, सर ये तो बच्चों वाला चीज़ है ना, तो बच्चों वाला ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है एग्जाम में दिमाग काम करना चाहिए, है ना। दिमाग काम कर दे तो बच्चों वाला है, नहीं तो सर पता नहीं क्या पूछा है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक ये आता है आपका न्यूटन लेबनिट्ज रूल के ऊपर, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ। पहले तो एफ ऑफ 2 कुछ दिया है 6, एफ डेस 2 दिया है कुछ 1/48, और आपको इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे, पूछा फाइंड g2। अब g2 निकालने के लिए पहले gx तो निकाल लो, तो gx अगर हम देखें तो क्या होगा, ये x माइनस 2 नीचे, ये पूरी चीज़ के। अब g2 जब डालोगे तो 2 हम लोग डाल नहीं सकते बिकॉज 2 डिनोमिनेटर में है, तो हमें लिमिट लगाना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ऐसा कुछ। अब x की जगह अगर 2 डाल दो तो यहाँ f2 होगा, f2 कितना है 6, तो इंटीग्रेशन 6 से 6 मतलब ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, तो दिख रहा है 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 में आपको बताया क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट, तो नीचे वाला जो है उसको डिफरेंशिएट करने से तो 1 आ गया, ऊपर वाले को भैया कैसे डिफरेंशिएट करें हम, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए जिसको अगर नहीं पता हो रूल तो फिर बता देते हैं हम, कि मान लो कभी ऐसे डिफरेंशिएट करना हो fx gx, ठीक है, और यहाँ अंदर में कुछ भी हो pt dt, ठीक है। मान लो इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं, p ऑफ ये t के जगह पूरा उठा के gx डाल देंगे इंटू g डेस x माइनस p ऑफ fx इंटू f डेस x, मतलब पहले अपर वाला लिमिट डालेंगे पूरा जो भी लिखा है पूरा उठा के, इंटू उसका डिफरेंशिएशन माइनस लोअर वाला लिमिट इंटू उसका डिफरेंशिएशन। अब अगर इनमें से कोई भी एक चीज कांस्टेंट है मान लो, तो कांस्टेंट होने से ये चीज दिख रहा है ना 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे पहले लगाते हैं 4 इंटू टी क्यूब, तो टी की जगह क्या डालना है fx, तो 4 इंटू टी क्यूब के जगह ऐसे आ जाएगा fx का क्यूब, ठीक है, और fx यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो f ऑफ 2 का क्यूब इंटू fx का डिफरेंशिएशन मतलब f डेस x मतलब f डेस 2 माइनस, अब इसमें t के जगह 6 डालोगे, लेकिन जब मैं f डेस 6 करूंगा तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसलिए वो सीधा 0 हो गया, समझ आ गया। तो लिमिट में जब ऐसे डिफिनेट लिमिट होता है, अगर कोई एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रूल नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं आता हो तो, ठीक है। अब बाकी तो बस वैल्यू डालना है, f ऑफ 2 का वैल्यू 6 है, f डेस 2 का 1/48, तो ये 6 ये 1/48, 6 का क्यूब 216 इंटू 1/48, कैंसिल करोगे तो 4 इंटू 12 148 हो गया यहाँ पे, और 12 यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 12 1 12 बचेगा 96, 12 8 96, तो आंसर आ जाएगा 18। बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन ये चीज़ है। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको लिमिट में दे देगा, तो लिमिट में आप एल हॉस्पिटल जब लगाओगे तो डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिट्ज रूल, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का है, बहुत अच्छा टूल है, ओके, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राफ का एप्लीकेशन आपको फिर दिखा देता हूँ, बिकॉज ग्राफ से करने से थोड़ा इजी रहता है, फास्ट रहता है। अब बिना ग्राफ के भी कर सकते हो खुद से अगर करना चाहो, जैसे आगे एक क्वेश्चन में मैंने किया ब्रेक करके, वो भी चलेगा। यहाँ देखो आपको कुछ दिया fx इक्वल टू -1 -2 से 0 के बीच और 0 और 2 के बीच x² - 1, ऐसा कुछ एक फंक्शन दिया है। तो पहले तो fx का अगर ग्राफ देखें तो 0 से लेके 2 ये ग्राफ x² - 1 है, x को जब 0 डालू तो -1 दिख रहा है, और x को जब 2 डालू तो 3 दिख रहा है, तो मतलब -1 से 3 फ्री हैंड बना दो ऐसे, मतलब कोई फ्री हैंड बनाना है ऐसे इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ ये देखना पड़ता है कि रूट्स कहाँ पे आ रहा है, तो इसका रूट्स कहाँ पे आ रहा है, जब x को 1 कर दो तो दिख रहा है 0 हो रहा है तो 1, और लेफ्ट साइड में हमेशा -1 है तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, 0 से -2 स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ शार्प पॉइंट आएगा अगर आपके कैलकुलेशन में आया तो। फिर आपको बोला है gx है कुछ मॉड्यूलस ऑफ fx प्लस f ऑफ mod x, दो फंक्शन है। अब अगर दो फंक्शन प्लस के साथ दिया है और आपको पूछे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो दोनों का अलग अलग निकालो और दोनों का फिर यूनियन लेना है। यूनियन क्यों लेना है, यहाँ पे मान लो ये 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये मान लो 2 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आंसर होगा 1 2 3 दोनों का यूनियन, क्योंकि नॉन
में अगर कोई एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो ओवरऑल प्लस और माइनस भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। इनटू के लिए सॉल्व करना पड़ता है, इनटू डिवाइड के लिए, प्लस माइनस के लिए बता रहा हूँ, तो इसको अलग अलग से कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये फंक्शन अगर आप ब्रेक करके करो तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको दिख ही रहा होगा, मोड एफ एक्स लिखो, एफ ऑफ मोड एक्स लिखो, है ना, ये तो फिर हो गया आपका। ओके 10-15 मिनट लग जाएंगे, तब भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए ग्राफ से करो, बड़ा ईजी होगा। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो आपको पता ही है, जो भी नीचे है वो ऊपर जाता है। मॉडुलस एफ एक्स मतलब एफ एक्स में मोड लगा, मतलब वाई में मोड लगा, तो वाई में मोड लगा है तो जो भी वाई का नीचे है वो वाई का ऊपर चला जाएगा। तो ये एफ एक्स है, ये मोड एफ एक्स है, ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। ये वैल्यू 3 तो ये 3 रहेगी, ये वैल्यू जो -1 थी वो अब 1 हो जाएगी, ऐसे। तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा 2 शार्प पॉइंट दिख रहे हैं, एक 1 पे और एक 0 पे, दिख रहा है सभी को, तो ये मैंने नोट करके रख दिया। दूसरा फंक्शन है आपका एफ ऑफ मोड एक्स, ये अच्छे से समझिएगा एफ ऑफ मोड एक्स। एफ ऑफ मोड एक्स का क्या मतलब, अच्छे से सोचिए। एफ ऑफ मोड एक्स का मतलब है कि अगर मान लो मैं एक्स की जगह 1 डालूँ तो एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 यहाँ पे जैसे 0 है। अब अगर मैं एक्स की जगह -1 डालूँ तो मोड के कारण -1 भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो एफ ऑफ -1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब जब मैं एक्स में मोड लगाऊं तो आप जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ये भूल जाओ, इसे डिलीट कर दो कि लेफ्ट वाला ग्राफ ही नहीं है। आपका जो राइट वाला ग्राफ है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो लेफ्ट में, ये एज इट इज इधर कॉपी पेस्ट कर दो। समझ आ गया? जब मोड लगेगा एक्स में तो क्या करना है, जो राइट का ग्राफ है एक्स का एज इट इज लेफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दो, तो एक ऐसा कर्व मिल गया है पूरा। तो ये तो पूरा कर्व मिल गया। ये फंक्शन जैसे x² - 1 है तो लेफ्ट में भी क्या होगा, अभी x² - 1 ही होगा। तो दैट मीन्स यहाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। पहले था, क्योंकि पहले ये स्ट्रेट लाइन था, अब तो ये पूरा कर्व हो गया है, तो कोई डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट ही नहीं आया। तो दैट मीन्स अगर दोनों को ऐड करूंगा तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से तो आया नहीं, जो आया है यहीं से आया 0,1। तो दैट मीन 2 ही पॉइंट होंगे 0,1। ये बस अच्छे से समझ लीजिए, पोज करके अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को कि जब एफ ऑफ मोड एक्स लिखते हैं तो राइट वाला बस लेफ्ट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 2-3 वैल्यूज लेके आप खुद से हिट एंड ट्रायल कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ्स थोड़े अच्छे से आप ट्राई कीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। और मैं भी ट्राई करूंगा, अगर होगा तो एक खाली ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन पे एक वीडियो बना दूंगा, खाली ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन पे। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट। ओके क्लियर? ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। 1 या 2, एक सवाल तो आना ही है 100%, 2 भी आ सकते हैं, तो एकदम नंबर उठाने ही है इसको, ठीक है। लिमिट का एक सवाल 100% आएगा, हो सकता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का आ सके, ठीक है। 2-4 लाइन पेन चलाना है, फिर अपने आप नंबर आ ही जाएगा आपके। क्लियर एकदम? ओके, तो चलिए आपका कैलकुलस का फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये 2 चैप्टर आपके डन हो गए। अगला इसका एओडी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, बेसिकली डिफरेंशिएशन पे, एप्लीकेशन के ऊपर उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको अच्छे से देखते रहिए और घर पे बैठे पढ़ाई करते रहिए जेई के लिए, और बिल्कुल भी स्लो नहीं होना है ना, बिल्कुल पकड़ के रखिए ताकि आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आप क्लियर कर सको। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।